Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. ये कौन से फोरकास्टिंग स्टेशंस हैं, सेंटर्स हैं जहाँ से फ्लड की फोरकास्टिंग होती है। इसमें एक्चुअली हमने बहुत सारे वो लगाए नहीं है, क्योंकि जब भी क्लास में कभी लेंगे इसका लेक्चर तो आप दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह हमारी रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस जो हैं ये किस तरह इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करती हैं। किसी भी एरिया में, जैसे अभी तो मानसून शुरू होने वाला है आज से, मान लीजिए अगस्त में, अगस्त सितंबर के आसपास, अगस्त में स्पेशली हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज हमारे होते हैं जिनको कि हम मानते हैं फ्लडेड, स्पेशली गंगा के आसपास के एरियाज, यमुना के आसपास के एरियाज, और कुछ एरियाज जो इधर हमारे ईस्टर्न यूपी के आते हैं, बिहार के आते हैं, जहाँ पे वो नदियाँ आ रही हैं जो नेपाल साइड से आ रही हैं। तो क्या कारण है कि हर बार इन्हीं नदियों में बाढ़ ज़्यादा आ रही है, या ये ही ज़्यादा नुकसान कर रही हैं? जो कोसी नदी है जो इधर बिहार साइड में आ रही है, राप्ती है, कोसी है, और ये जितनी गंडक है, ये सारी रिवर, क्योंकि इनका कैचमेंट सब पहाड़ के ऊपर का है, तो ये दुनिया भर का पानी आसपास का बड़े बड़े कैचमेंट का पानी ड्रेन करके उनकी आउटलेट कुछ लिमिटेड नदियों की फॉर्म में है, जो ये कोसी, गंडक और ये सब है, सरयू, इन सब में। तो इनका जहाँ पे भी जिस समय वहाँ पे एक्सेसिव वाटर हो चुका होता है, हमारे पहाड़ी एरियाज में, इवन नेपाल नेपाल साइड में भी पानी तो डाउन ही स्ट्रीम में आना है, कहीं नीचे ही निकल के आना है, कितनी भी हाइट में पानी गिरेगा। वो टाइमिंग कुछ क्लैश कर जाती है, जिस समय हमारे यहाँ भी पानी ज़्यादा बरस रहा होता है, तो दोनों जगह का एक्सेस वाटर आना, नेचुरली पहाड़ के ऊपर बारिश ज़्यादा है तो वहाँ का पानी ज़्यादा आ रहा है, ड्रेन करके ज़्यादा एरिया से आ रहा है, और यहाँ पे क्योंकि उसकी आउटलेट चैनल जो हैं वो लिमिटेड है नीचे, तो वो पानी उन एरियाज में हर बार बहुत अच्छा खासा नुकसान भी करता है बाढ़ की वजह से, और बहुत दिन सिचुएशन ऐसी रहती है। एक और कारण है कि ये अधिकतर जितनी भी नदियां आप देख रहे हैं, अगर आपने, हमने इसमें हालांकि मैप लगाया नहीं है वो भी, तो जो अधिकतर जितनी नदियां आ रही है, किस नदी में मिल रही हैं जाके, जितनी भी ये रिवर आ रही हैं नॉर्थ से, पहाड़ से, कितनी भी ये नदी किस नदी में जाके मिल रही हैं, या पूरी कॉन्टिन्यूसली जाती हैं बंगाल तक? बोलते रहिए। तो गंगा में मिल जाती है सर। हाँ, मैक्सिमम नदियां गंगा में मिल रही हैं। अब आप एक ये आइडिया लगाइए कि गंगा नदी जो कि इधर मान लीजिए हरिद्वार साइड से प्लेन में आई, और वो पूरा चक्कर लगाते हुए हमारे यहाँ, अब वो एक ऐसा टाइम है जिस समय हमारे यहाँ ऑलरेडी अच्छी बारिश हो रही होती है, जुलाई अगस्त के टाइम पे हम लोग के एरिया में भी अच्छी बारिश हो रही होती है, और ऊपर पहाड़ में बारिश है, दैट मीन्स कि वाटर की कैपेसिटी जितनी रिवर की थी वो तो ऊपर के एक्सेस वाटर से ही ज़्यादा है, ऊपर से ही पानी ज़्यादा आ रहा है। ऊपर से हमारे इस एरिया में जो प्लेन में आ गए, यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, तो जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं वो भी पानी ला के गंगा में डाल रही हैं। जैसे जैसे आगे, जैसे गोमती है, सरी, सही, जितनी आसपास की नदियाँ, ये सब पानी डाल रही। जब वो और आगे इलाहाबाद, उसके आगे बढ़ी तो इलाहाबाद में पता लगा कि सेंट्रल इंडिया साइड से यमुना ने बहुत सारा ला के पानी डाल दिया, और आगे बढ़े सोन नदी ने अपना पानी डाल दिया, फिर इधर जो नॉर्थ से नदियाँ आ रही हैं, तो इतना एक्सेसिव पानी उस रिवर के कैचमेंट में होता है, तो वो सारा पानी उन एरियाज में जो जैसे ईस्टर्न साइड में बढ़ते हैं, तो वो पानी फैल जाता है। इसीलिए यहाँ से एरिया से तो पानी हमारा तेजी से निकल जाएगा, लेकिन आगे जाके पानी आगे निकलने के लिए भी एक्चुअली चैनल की इंपॉर्टेंस होती है, और चैनल जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो चैनल हो जाएगा शैलो। जो वी शेप वैली होती है, वैली तो शैलो हो रही है क्योंकि ब्रॉड वैली में आ गए हम। ये एक्सेसिव वाटर हर बार एक अच्छी खासी फ्लड का रीजन बनता है, जिसकी वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सारे एरियाज में हम देखते हैं कि बाढ़ ज़्यादा आती है और नुकसान बहुत होता है, फसल का नुकसान होता है, जानमाल का नुकसान होता है, मकान और सारी चीज़ें। तो एक संग कई प्रोसेस का कंबाइन कर जाना कोइंसिडेंस है एक तरह से, कि जिस समय ऊपर से पानी आ रहा है, नदी में हमारे नदन पार्ट से भी आ रहा है, और जितनी नदियां अपने अपने अलग अलग एरिया की, हर नदी अगर अलग आइडेंटिफाइड है, दैट मीन्स उसकी वैली अलग है। ये क्लियर है आपको? जितनी भी नदियों के आप नाम ले रहे होते हैं, इन सब नदियों की अपनी वैलीज हैं,
और वैली मीन्स वो उसी रिवर के कैचमेंट से फ़र्क है। तो हर जगह का सारा पानी इकट्ठा करके जब किसी एक मेजर रिवर में पड़ रहा है, जो कि हमारे यहाँ गंगा रिवर है, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है और वो उतना ही ज़्यादा फैलता है। नॉर्मल कंडीशन में भी अगर अभी आज से नहीं, हमने तो बहुत साल पहले का देखा हुआ है कि पटना अटना के पास अगर आप देखें तो गंगा में एक साइड खड़े होकर दूसरी साइड में दिखाई नहीं देता। इतनी ज़्यादा चौड़ी किलोमीटर की बराबर चौड़ाई नदी की थी उस समय। नेचुरली जब वो आपका पानी बरसात के सीज़न में आता है फ्लड में, तो ये पानी और ज़्यादा 20 किलोमीटर के एरिया को इनंडेट कर देता है, भर देता है, और जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे आसपास पे रहने वाली, वो हम लोग के खुद हम लोग हों, हम लोग के पास जानवर हैं, प्रॉपर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपने कुछ फैक्ट्रीज या कुछ लगाई हुई हैं तरह तरह की चीज़ों की, ये सब हों, बिजनेस सेंटर्स हैं, ऑफिसेज हैं, स्कूल हैं, वाइल्ड लाइफ है और रिसोर्सेज हैं। अगर पूरे एरिया के ऊपर पानी भर जाएगा तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी लगभग स्टैंड स्टिल ख़त्म हो जाती है। लास्ट टाइम का पता नहीं देखा कि नहीं आप लोग ने, एक वो आ रहा था बिहार साइड में भी, पटना के आसपास का भी था, उसमें कि बहुत बड़े बड़े इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई और पानी इतने दिन 15-20 दिन रुक गया कि बहुत सारे ऐसे मॉल्स या वो थे जो बिजनेस सेंटर्स मान लीजिए, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस थे बड़े बड़े, जिनमें पानी भर गया। और जहाँ पे भी वो पानी भरा हुआ था उसमें मान लीजिए कपड़े थे, सोफा और इस तरह की चीज़ें थी, उनको तो आप आसानी से हटा नहीं सकते। वो सब भीग के वहाँ पे खराब हो गए, सड़ गए कपड़े इतने दिन में। एक बार भीग गए तो कपड़े खराब ही हो गए आपके। तो ये बहुत सारा उसकी वजह से लॉस होता है। और ये चीज़ एक बार बार दिमाग में भी आती है, जब हर बार इतना बाढ़ आता है तो हम उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन नेचर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम मैक्सिमम एक काम जो कर सकते हैं कि उन चैनल्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जो वहाँ पे रिवर्स हैं जो हमारी इस साइड में जा रही हैं, इन सब की अगर हम थोड़ी सी ड्रेजिंग कर दें। ड्रेजिंग समझ में आ रहा है? नदी की गहराई बढ़ाना, नदी के नीचे बेस पे जो बालू होती है, इन सब चीज़ों को अगर हम आगे ड्रेजिंग कर दें अगर रिवर की, तो उसकी गहराई बढ़ जाएगी, उसकी पानी की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तब वो इन सारे वाटर को, जो पानी किनारे फैल रहा है, वो एक्चुअली उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आगे जाएगा। वो सारी बालू हमारे न जाने कितने कंस्ट्रक्शन के एरिया में या बहुत सी ऐसी जगहों पे काम आ सकता है जहाँ पे कि उसकी रिक्वायरमेंट है, या लो लाइंग एरियाज उनमें फिल कर सकते हैं। कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बनारस और इन सारे एरियाज़ में बहुत बार होती हैं कि इन सब में एक, जैसे नाव चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और कभी भी कोई ऐसे ओकेजन्स आते हैं, कभी मान लीजिए वो कुंभ चल रहा है, अर्ध कुंभ चल रहा है, या कोई स्नान चल रहा है, और लाखों की संख्या में पिलग्रिम्स आते हैं जो यहाँ पे स्नान करने के लिए, इन सब के लिए आते हैं। क्योंकि इन सारे जो नाविक या नाव वाले हैं, इनकी तो रोजी रोटी उसी पे डिपेंड कर रही है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे लोग को हम लेके जा सकते हैं, नाव उसका उनकी आमदनी होगी। तो अधिकतर ये लोग, ये हमारा देखा हुआ है खुद का कई बार का वहाँ का, कि ये लोग अपना इसी नाव के ऊपर पंप रखते हैं, जो पानी फेंकने वाले पंप होते हैं, कभी देखा होगा अगर नाला सफाई हो रही, पंप लगे हैं बड़े वाले डीजल वाले, इन पंप को रखते हैं और अपनी नाव को किनारे तक लगा पाएँ, क्योंकि हर नदी के किनारे थोड़ी दूर बालू जाती है, तो अपनी नाव को किनारे लगा पाएँ तो उस बालू को बार बार अपनी तरफ से काटते हैं। काटने में कोई टेक्निक नहीं यूज़ करनी है, आपने डीजल से पंप चल रहा है, आपने उसमें तो मोटी धार उसकी 4-5 इंच की, वो धार लेके आप तेजी से मारने शुरू कर दीजिए किनारे पे, बालू अपने आप कट जाएगी। लेकिन ये एक्सेसिव, मान लीजिए 10-20-50 लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, बालू वहाँ से कट जाएगी, वहाँ तो रास्ता किनारे तक हो गया, आपकी नाव किनारे चली गई, लेकिन ये बालू बढ़ के जाएगी कहाँ? कुछ 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, इतने डिस्टेंस के बाद जाके फिर वो रुक जाएगी। दैट मीन्स ये एक रिवर का डिपोजिशन एक नेचुरल डिपोजिशन होता है, जो रिवर के बैंक्स में नॉर्मली चलता रहता है, आपको मालूम है किस तरह रिवर चैनल डिपोजिशन होता है। लेकिन ये जो एक्सेसिव जो हम एडिशनल कर रहे हैं, ये जैसे ही रिवर की, जब तक आप धार जितनी बह के जाएगा रिवर कैपेसिटी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत स्लगिश वाटर है, तो थोड़ी दूर पे जाके ये इरेगुलर से
फीचर्स नीचे बनाने लग जाते हैं। इसलिए ये ड्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से बहुत सारा पानी, हालांकि आप तो सुना है कि वहाँ पे वो चलने लग गया है शायद, बोट चलने लग गई हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाले हिसाब से, तो नेचुरली ड्रेजिंग हुई है वहाँ पे। लेकिन इसी को अगर और भी छोटी नदियों में जो उसके आगे साइड में जा रही हैं, अगर हम उनकी ड्रेजिंग करके वहाँ से बहुत सारा मटेरियल निकाल के, हाँ ड्रेजिंग वो बेमानी वाली ना हो, जैसे कि लखनऊ में गोमती में 2 बार ड्रेजिंग हो चुकी है कि आपने 5-6 किलोमीटर के एरिया के अंदर निकाल के वही मटेरियल किनारे डाल दिया, बरसात होके फिर पानी अंदर आ गया और करोड़ों रुपया हमारा उसमें वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस मटेरियल को हम वहाँ से लो लाइंग एरियाज में ट्रांसपोर्ट कर दें, और जिससे कि नदी की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, पानी साफ हो जाएगा, और जो बाढ़ का पानी बार बार किनारे फैल रहा है वहाँ पे भी वो राहत मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स आगे इसके लिए। जो फ्लड मैनेजमेंट की हिस्ट्री इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंस के पहले भी दामोदर एक्सपीरियंस था, 48 में बनाए गए, 54 में बनाए गए फ्लड पॉलिसी, फरक्का कंस्ट्रक्शन जो डैम बना उसका स्टार्ट हुआ, नेशनल फ्लड कमीशन बनाया गया, फ्लड फोरकास्टिंग स्टार्ट हुई 79-80 में, नेशनल कमीशन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के लिए बनाया गया, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, न जाने कितने तरह तरह के सरकारी तौर पे ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते रहे हैं जो इनको आगे हेल्प करें, गाइडेंस दें, गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, जिन गाइडलाइंस पे जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते हैं तब कहीं पे वो आगे जाके काम हो पाया। दैट मीन्स एक तो वहाँ पर सिस्टम होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करे। अब आज की डेट में हमारे पास बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं, नेचुरली वो सारा GIS बेस्ड है सारा हमारा, और जितने भी हमारे रिमोट सेंसिंग GIS बेस्ड सेंटर्स हैं, ये अपने हमारे जो सैटेलाइट्स हैं इतने सारे, ये सैटेलाइट्स इनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि अगर हम चाहें तो 2-2 घंटे के गैप पे भी बता सकते हैं कि 2 घंटे पहले जिस समय बाढ़ आ रही होती है कि 2 घंटे पहले कहाँ तक पानी था, 2 घंटे बाद पानी कितने किलोमीटर आगे बढ़ गया है, कितनी डेप्थ है, कितना एरिया, कितने गांव, कितने मकान डूब रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। इसका छोटा सा एक मैंने कल एग्जाम्पल आपको उसमें दिखाया था, जब हमने कहा था अगर स्केल अगर चेंज करते रहते हैं, जैसे जैसे स्केल को हम शॉर्ट स्केल में लेते आएंगे तो हमारा विजन उतना क्लियर होता जाता है कोई भी बड़ी चीज़ को देखने। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास टूल है GIS का, रिमोट सेंसिंग में, जिसकी वजह से इसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट है? हमने देख लिया ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें सारे हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग पूरी होती है, लेकिन एक्चुअल तो काम वहाँ पे किसी टीम को, NDRF हो चाहे SDRF हो या स्टेट की टीम्स हो या नेशनल टीम्स हो, जो भी, इनको जाके बचाव काम करना पड़ेगा। और इनको भी हेल्प करने के लिए ये भी टीम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये एक्सपर्ट होते हैं काम करने कराने वाले, कि वहाँ पे हमको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं या वॉलंटियर्स होते हैं, इन सब की मदद लेनी पड़ती है। और ये मिल के ही उनको अगर प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ के लोगों को इधर शिफ्ट करना है, क्योंकि जब GIS की हम लेयर्स डालते हैं, अभी शायद इस बार ये टॉपिक पढ़ाया भी नहीं है हमने रिमोट सेंसिंग का, कि जिस समय GIS की लेयर्स हम लोग डालते हैं, लेयर्स मीन जो हम सिस्टम पे जो डालते हैं उसकी बात करते हैं, कि मान लीजिए GIS किसी एरिया की मैपिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने उसकी जो जियोमॉर्फोलॉजी डाल दी। जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स उसमें कौन सी हाइट का एरिया है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा नीचा है, ये सब उसमें कंटूर्स के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन बन गया। फिर हमने उसमें मान लीजिए रोड नेटवर्क डाल दिया कि कौन सी रोड किधर से होके कहाँ जा रही है, एक नेटवर्क के पड़ गया। फिर हमने उसमें मान लीजिए स्कूल्स डाल दिए कि कितने कहाँ कहाँ पे स्कूल्स हैं, कौन स्कूल ऊंचाई पे है, कौन नीचाई पे है। फिर कौन कौन से वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, मान लीजिए थाने हैं, वहाँ पे डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं, सरकारी ऑफिस कौन कौन से हैं, एक लेयर इसकी पड़ गई। हॉस्पिटल्स कहाँ पे हैं, उनकी लेयर पड़ गई। अब फिर उसमें ये छांट के देखा गया कि कौन से ऐसे ऑफिसेज हैं या स्कूल्स हैं या और भी किसी तरह के सेंटर्स हैं जो कि ऊंचाई के इलाके पे हैं, जो सेफ एरियाज हैं, और वो रोड से उस इलाके से कितना दूर है जहाँ पे मैक्सिमम फ्लड की प्रॉब्लम आ रही है। देन क्योंकि रोड नेटवर्क हमारे पास है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास है, अगर हम सरकारी गाड़ियाँ, बसेस इन सबको लगा सकते हैं, तो वहाँ से उन आदमियों को रेस्क्यू करके
जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है बाढ़ की ज़्यादा, जहाँ से लोगों को हम अगर उठाएँगे कि आपके एरिया में पानी भरने जा रहा है, तो उनको रहने की जगह भी देनी पड़ेगी ना। तो उन सबको वहाँ से उठा के कौन से उनके नज़दीक के एरिया होंगे, तो हम आपका रोड नेटवर्क भी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास, तो उन लोगों को ले जाके अलग-अलग सेंटर्स पे, एक ही सेंटर पे सबको रख नहीं सकते हैं, तो अलग-अलग सेंटर्स पे ले जाके रखा गया। देन एक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जब इतने लोगों को आप कहीं पे रखोगे, तो उनको खाने के लिए भी देना है, पानी भी देना है, और भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये सारा एक नेटवर्क सिस्टम हमारा जीआईएस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, टोटली वेल मैनेज्ड। बस रिक्वायरमेंट यही है कि जो हमारी टीम वहाँ काम कर रही है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या ये अगर सिंसियरली काम करें, तो बहुत सारी चीज़ों का मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। अभी अगर आप 2 दिन पुरानी न्यूज़ देख रहे हैं, या और भी अगर पेपर में न्यूज़ देख रहे होंगे आप, कि इतने दिनों से 2-2 बड़े-बड़े तूफ़ान आ गए अच्छे खासे हम लोग के एरियाज़ में, और उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। बहुत जो हवा के हिसाब से जो डैमेज होना है वो तो हो गई, लेकिन ह्यूमन लाइफ और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से थी और रेस्क्यू वर्क पहले से कर लिया गया। तो बहुत ही कम लोगों की ऐसे कैजुअलिटी हुई होंगी, बाकी लोगों को हमने प्रॉपर्ली समय से शिफ्ट कर लिया। तो फ्लड आना तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, ये तो नेचुरल डिज़ास्टर है, कैसे भी होगा, कब भी आएगा। लेकिन उसका मैनेजमेंट हमारे कंट्रोल में है। उसके मैनेजमेंट को जब हमको मालूम है कि यहाँ पे इस वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उन तरीकों को हम स्टडी करके, उन तरीकों को हम अपना के आसानी से कुछ ऐसे रास्ते निकाल सकते हैं कि वहाँ के रहने वालों को कम से कम नुकसान हो। खेतों में पानी ज़्यादा भर जाता है अगर, तो उसके लिए जो भी गाइडलाइंस आ सकती हों कि उस समय ऐसी चीज़ों की आप फसल, हाँ नॉर्मली हालांकि ये सीज़न होता है, इसमें धान आन होता है जिसको पानी से नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा आ जाता है, वो डूब जाता है, तो शायद नुकसान हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो भी गाइडलाइंस आती हैं, जो अलग अलग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। और हाँ, अगर इस बीच में कोई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ माइनिंग के एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में नेचुरली जब पानी भर जाएगा तो माइनिंग नहीं कर पाएंगे। अब जो भी आदमी इन्वॉल्व है माइनिंग में, जो लेबर है, बहुत सारा आदमी वहाँ काम कर रहा है, उसको मान लीजिए 1-2 महीने अगर माइनिंग नहीं हुई, तो उस लेबर को तो खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। उनके लिए रिहेबिलिटेशन की, उनको उस समय के लिए, जितने समय वहाँ पे उनका ये काम नहीं हो रहा है, तो उनको कोई सपोर्टिव काम दे दिया जाए, जॉब दे दिया जाए, कुछ और काम कर सकते हो। इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग नॉर्मल लेवल पे होनी चाहिए, जो आज की डेट में करी भी जाती हैं बड़े अच्छे तरीके से। बहुत से हमारे जो इश्यूज़ हैं डिफरेंट रिवर्स के, जिनमें बहुत बार प्रॉब्लम आती रहती है डिफरेंट स्टेट्स में, कंट्रीज़ के बीच में। जो जैसे इंडो बांग्लादेश में फरक्का डैम जब बनाया गया, तो तब से चल रही है आपस में कि साहब कितना पानी किधर छोड़ा जाए, कितना पानी किधर जाएगा, इस तरह से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पिस्ता का है। इवन अपने इंडिया के अंदर है, आप देख लें तो ये जो आपका कृष्णा कावेरी का न जाने कितना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश उन सबके बीच में चलता रहा है। तो ये बहुत सारी डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि वहाँ पानी है, पानी के अलावा भी वहाँ पे रिसोर्सेज भी हैं। उस पानी की वजह से, क्योंकि उस पानी को स्टोर करके उनका एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं उस पर। और बाढ़ के समय क्योंकि पानी आता है, तो हम लोग ने अधिकतर इन जो ये डैम्स बनाए हुए हैं, डैम के पीछे आप लोग ने तो शायद जबलपुर में देखा ही हुआ है कि डैम्स के पीछे हम बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा कर लेते हैं, और उस पानी को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। जिस सीज़न में नॉर्मली तो पानी नदी से बही जाएगा वो, लेकिन जिस समय हमको इरिगेशन की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पानी को हम चैनल के थ्रू छोड़ते हैं, और वहाँ के लोगों को डायरेक्ट किया जाता है कि उससे सिंचाई का काम कंप्लीट कर लें। तो ये एक सिस्टम, डेवलप सिस्टम है जिसकी वजह से काम करते हैं। लेकिन हाँ, किसको पानी कितना ज़्यादा मिलना चाहिए, किसको इतना पानी मिलना चाहिए, ये कुछ डिस्प्यूट स्टेट की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये चला करता है। फ्लड फोरकास्टिंग का काम 79-80 में शुरू हुआ था कि इनकी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, कहाँ बाढ़ आएगी, क्या किया जाएगा। बहुत सी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं जाती थी, आजकल सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। उस समय ऐसा रिस्ट्रिक्शन था, जो ये आज से
40 साल पुरानी बात हो गई। तो 40 साल पहले तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स थे भी नहीं ढंग के, जो बने थे बहुत। अगर आप लोग ने कभी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स को देखा नहीं है, जो उस ज़माने में हम लोग ने सुने थे कि कंप्यूटर्स आए, लखनऊ का जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है यहाँ पे ही, वो कंप्यूटर बिल्कुल जैसे मेटाडोर के साइज़ की तो सिस्टम थे जो कंप्यूटर कहलाते थे उस ज़माने में। और बड़े कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आ गया। आज हम लोग एक हाथ में एक बुकलेट की तरह लैपटॉप पकड़े बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को अंदाज लगाइए, टेक्नोलॉजी का चेंज कि उस ज़माने में जो कंप्यूटर थे जो वहाँ पे आरसैक में पड़े हुए थे, वो कहता कोई इसको फ्री फंड में यहाँ से उठा ले जाओ, क्योंकि जितनी उसकी जो मटेरियल बचा हुआ है, लोहा लंगड़ यही बचा है, उसके अंदर कुछ है नहीं। वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हमको यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो हमारा स्पेस खा रहे हैं इतने दिन से कि आप कोई इसको ले जाए तो ले जाए। हमको भी एक दो लोगों ने कुछ ऑफर किया था, एक जगह से कुछ ऐसी चीज़ें थी, मशीन्स थी, कुछ ले ले तो हमने कहा तो करेंगे क्या ला के डिपार्टमेंट में कि आप फ्री में ले जाइए, आप उठवा लीजिए वहाँ से। तो हमने कहा हम अवार्ड इकट्ठा करके करेंगे क्या डिपार्टमेंट में? भाई आज चीज़ें जब एडवांसमेंट में जा रही हैं तो हम लोग नई चीज़ों की बात करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ में चेंज हो जाती हैं। उस ज़माने में जो कंप्यूटर जो बता रहे हैं, एक बड़े हॉल में रखे थे, वहाँ पे हम लोग देखने गए थे, तब देखने साहब बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे लग रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं चौकोर चौकोर, उनमें दुनिया की चीज़ें लगी हुई हैं। वो काम कर रहे थे, उससे ज़्यादा एफिशिएंट काम हमारे आज के छोटे छोटे लैपटॉप कर रहा है। तो जो उस समय फोरकास्ट सिस्टम की क्या बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो गवर्नमेंट के लेवल पे रहती थी कि यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, पब्लिक को नहीं मालूम, पब्लिक डूब रही है तो डूबने दीजिए। आजकल अब जो एजेंसीज हैं हमारी, ये एजेंसीज सारी चीज़ों को सेटेलाइट के थ्रू दिखाता रहता है। यहाँ तक कि हम लोग के आप हमारे आपके हम सबके फ़ोन पे भी इस तरह के बहुत सारे वो डाउनलोडेड रहते हैं जो आगे की फोरकास्ट बताते रहते हैं। लखनऊ में अभी कल दोपहर तक पानी गिरेगा, ये फोरकास्ट आप आराम से फ़ोन पे देख रहे हो। तो ये एक टेक्निकल एडवांसमेंट की चीज़ है जो फोरकास्टिंग में यूज़ की जाती है। तो कहाँ कहाँ पे कहाँ बारिश होगी, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ हवा चलेगी, ये चीज़ें आजकल जो हमारे पास आ रही हैं फोरकास्ट होके पहले से, ये एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि हम पहले से सचेत हो सकते हैं इन सबको कंट्रोल करने में। क्योंकि जो भी हम लोग का ये ऑप्शन है जिसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, सारी चीज़ें ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम तो बहुत सारी बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उसका सोल्यूशन कैसे आएगा। हम कोई ऐसा कौन सी चीज़ें ऐसी करें जिससे कि हम उसके थ्रू कुछ नुकसान को कम कर पाएँ और कोई सोल्यूशन की फॉर्म में निकलें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आगे यूज़ करते रहते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्लड्स को, नॉर्मल फ्लड आता है, कभी कभार फ्लड से बहुत नुकसान हो जाता है तो उसको डिजास्टर बोलते हैं। तो क्या चीज़ें ऐसे आ रही, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से कल हमने भी शुरुआत की थी कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, कि भाई हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने के लिए मकान ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा मकान बन गए तो उतने सारे लोगों को खाने के लिए अनाज भी ज़्यादा उगाना है, तो और बड़ा और ज़्यादा जंगल काट के वहाँ खेत बना लिए हमने। लोग बढ़ते जा रहे हैं तो मकान बढ़ते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको अनाज उगाना है। नेचुरली अब वो कंडीशन आ गई कि फॉरेस्ट माइनॉरिटी में आ गया, इतना कम रह गया। नॉर्मली जो होते हैं शायद गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से 33% एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए, वो फॉरेस्ट अब 7-8% एरिया पे है मुश्किल से। तो जब फॉरेस्ट का लॉस हो जाएगा, फॉरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, तो वाटर रिटेंशन जो एक प्रोसेस थी कि पानी गिरता था जंगलों में, पेड़ अब्जॉर्ब कर लेते थे, रोक लेते थे, जमीन में परकोलेट करता था कैचमेंट में, और वो तब वो पानी धीरे धीरे कम पानी नीचे आ पाता था, अधिकतर पानी वहाँ एब्जॉर्ब हो जाता था। अब क्योंकि सारी जगहों पे हमने मकान बना दिए, रोड्स बना दी, नेटवर्क पूरा हमारा बन गया, तो पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं रहा, जो पानी गिर रहा है सीधा सरफेस पे बहने लग गया। अब जब सरफेस पे पानी बहेगा विदाउट एब्जॉर्प्शन, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेस वाटर हमको प्रॉब्लम करेगा। जो हमारे कंस्ट्रक्शन है, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, कैनाल्स हैं, एम्बैंकमेंट हैं, अर्बन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, जिनमें कोई भी नेसेसरली ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। आप लोग सब अलग अलग एरियाज में रहते होंगे,
आज खैर आजकल तो आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, नज़र आ रहा है हमको भी। बहुत पहले की चीज़ अगर याद करें तो ऐसी, जिस समय ये नगर निगम या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सड़क बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, जब ये नहीं थे तो शायद लखनऊ में कभी भी पानी नहीं भरता था। क्यों? क्योंकि नेचुरल ड्रेनेज एक होता है जो एरिया का, जब वहाँ पे कुछ था नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं था, नॉर्मली पानी बहता हुआ गोमती में डिफरेंट नालों के थ्रू गोमती नदी में आ जाता। जब से हमने नदियाँ, जब से हमने डिफरेंट कॉलोनीज बनाई, कॉलोनीज के बीच में सीवर डाल दिया और तो नालियाँ बना दी, इन सब से, क्योंकि एक एरिया का काम आपने किसी एक आदमी को दिया, उसने काम कर तो अपने अपने उस छोटे उस एरिया के अंदर ही तो प्लानिंग करेगा। उसने उस प्लानिंग को आगे के एरिया के लिए बराबर नहीं रखा, या दूसरे एरिया में किसी दूसरे को काम मिला, उसने दूसरे। तो हमने अधिकतर तो ड्रेनेज के पैटर्न जो थे वो हमारे एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। तो जब से नालियाँ बनना शुरू हो गया, शहर में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम हुआ, तो तब से हर गली मोहल्ले में, महानगर एक बचपन की हमें याद है जहाँ हम लोग रहते थे, चलते थे यहाँ पे, कभी यहाँ पानी नहीं भरा बरसों, बड़े बड़े दिनों तक। अब जब से बड़े हो के हम लोग को समझदारी समझ में आया, जब से जियोलॉजी पढ़ने लग गए, पढ़ाने लग गए, तब से दिखाई दे रहा है तो पानी भर रहा है, और इतना इतना पानी भर रहा है कि गाड़ी नहीं क्रॉस कर सकते हैं आप उसमें। कई कई फीट पानी भर जा रहा है, जबकि पहले कभी पानी नहीं भरता था। ऐसा नहीं पहले बरसात नहीं थी। तो ये ऐसे बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं, या अनप्लैंड वे में कुछ काम करने के नतीजे होते हैं कि वाटर का जो ड्रेनेज था वो सिस्टम फेल्योर हो गया है। जो हमारे इवन ये ड्रेनेज काम कर रहे हैं इसके, जो सीवर के, ये भी कुछ हद तक सपोर्टिव नहीं है, अच्छे नहीं है, या उनमें हमारे पॉल्यूशन या वेस्ट डिस्पोजल की वजह से सारा कूड़ा उठा के हम लोग किसी नालियों में, सब में डाल देते हैं। वो वाटर का ड्रेनेज जब आगे जाकर चोक कर जाएगा तो पानी तो ऊपर ही बहेगा। जब बाहर ले जाने वाला सिस्टम आपका चोक हो गया तो पानी ऊपर बहने जा रहा है। ये सब चीज़ें, जब पानी ऊपर बहेगा तो जैसे ऊपर से और पानी आएगा तो वहाँ पे पानी भर जाएगा, जिसको बोलेंगे ये फ्लड आ रही है, क्योंकि बरसात में तो पानी ऐसे ही एक्सेस आएगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको कहीं ना कहीं देखने पे मजबूर करती हैं कि बेसिक कारण का है। कारण यही है कि पूरे एरिया का प्लानिंग एक तरीके से होनी चाहिए, पूरा ड्रेनेज बराबर डिसाइड करके तब वो पानी आगे जाना चाहिए। क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, फिर क्वालिटी की तो बात ही नहीं करिए कि क्वालिटी इतनी घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाया जाता है कि रास्ते में कोलैप्स कर जाता है। जाने कितनी आप ये देखते हो सड़क पे कि वो सीवर था तो कोलैप्स कर गया, नीचे बैठा हुआ, सड़क धंस गई है। तो क्यों ऐसा हो जा रहा है? अगर सड़क धंस रही है दैट मीन्स क्वालिटी बेकार थी। और एक बार भी पानी कहीं पे कोलैप्स करके अगर टूट जाएगा तो आसपास तो पानी क्या, नीचे बालू मिट्टी तो है, वो तो पानी से बह के चली जाएगी और रोड टूट जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनको हम चाहें तो अगर तरीके से काम करेंगे तो उसको हम रोक सकते हैं। जो इनएडिकेट मेंटेनेंस की बात है एम्बैंकमेंट्स की, तो एम्बैंकमेंट तो बड़े नदियों के किनारे या बहुत सारे जो हमने बनाए गए हैं उनमें बहुत, कभी कहते हैं होता बांध टूट गया, कहीं पे दरार पड़ गई, तो वो तो मेंटेनेंस ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले छोटे लेवल पे अगर आप देखिए, हर बार कहा जाता है, अभी 2-3 दिन से भी न्यूज़पेपर में भी है कि बरसात आ रही है उससे पहले नदी नाले साफ़ हो जाएँ, और पता लगा कागज़ में सब साफ़ भी हो जाते हैं। जब असलियत आप देख लीजिए कहीं जाके कि कहीं कोई लेबर, कोई काम करने वाले कर्मचारी नहीं आए, कोई मशीनें नहीं आई साफ़ करने वाली, और जहाँ पे कि 4 फीट का अगर नाला बह रहा है तो पता उसमें 6 इंच में पानी बह रहा है, बाकी पूरा सिटिंग है उसके अंदर। तो अगर आप उन सबको साफ़ करके इस मलबे को निकाल के फेंक दीजिए तो वास्तव में प्रॉब्लम कम हो सकती हैं, जो वाटर लॉगिंग की बाढ़ के कारण हो जाती हैं ऐसे। तो ये बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं। बड़े स्केल में जो एम्बैंकमेंट की हम बात कर रहे हैं, रिवर के किनारे हैं, जैसे आपने गोमती किनारे हैं बहुत दूर दूर तक, ये उस एरिया को सेफ करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे लखनऊ शहर को सेफ करने के लिए गोमती के किनारे एम्बैंकमेंट, जो बांध बंधा बनाया जाता है, ये उस बनाया गया, और इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी की जाती है। इसके किनारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे क्योंकि वाटर लॉगिंग होगी, उसके लिए आप देखते हो थोड़ी थोड़ी दूर पे पंपिंग स्टेशन लगे रहते हैं। वो वहाँ पे अगर पानी इकट्ठा होता है तो पंप के थ्रू उसको नदी या चैनल में फेंकते रहते हैं। तो इन सब की मेंटेनेंस करना भी एक तरह से उस फॉरेस्ट को कंट्रोल रोकने में हेल्प करता है। क्रिटिकल मॉनिटरिंग, जो एक कॉमन वर्किंग कमेटीज़ होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या हो रही हैं, फ्लड फोरकास्टिंग की क्या हो रही हैं,
बहुत सी आरटीआई यूज़ करते हैं लोग कि यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये सब से तो आप सवाल जवाब तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हकीकत में क्या काम हुआ है, अकाउंटेबिलिटी किसकी आ रही है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि आपको कैसे उसको काम करेंगे। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फंक्शनिंग में वो है कि नहीं है। बहुत सारी कमेटीज़ आती हैं बाहर की जो अलग अलग जगहों पे इन सब से बचने के लिए, वाटर के लिए हेल्प करती हैं। अभी 2018 की बात है, उसमें भी जापान से यूएनओ की एक टीम आई थी यहाँ पे लखनऊ में। उनका 2-3 दिन का प्रोग्राम था यहाँ लखनऊ में। यहाँ ये कौन सा है, रेनेसा जो होटल है, इसमें फंक्शंस हुए थे, मीटिंग्स हुई थी, प्रेजेंटेशंस हुए थे, हमने भी अटेंड किए थे सारे, हम इनवाइटेड थे उसमें। तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो एक यूनिक चीज़ देखने को नज़र आई वो आई कि उन्होंने जो प्रेजेंटेशंस किए उन लोगों ने, वो जापान में रह के वो इंडिया को, लखनऊ को स्पेशली स्टडी किया उन्होंने। और जो कुकरैल हमारे घर के पास में ही बहती है, एक छोटा सा नाला है आज की डेट में, जो आज से पहले कभी रिवर था, आज से मैंने उसको रिवर फॉर्म में देखा है, आज से 30-35 साल पहले मान लीजिए। तो उस रिवर का एक जैसे बेसिन होते हैं रिवर के, इसका बेसिन है। उन्होंने उस अपने लेक्चर में, किसी का लेक्चर था, उन्होंने कुकरैल रिवर बेसिन डिस्क्राइब किया हुआ था कि कुकरैल रिवर बेसिन, दैट मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस एक रिवर की फॉर्म में थी। आज कुकरैल रिवर बेसिन, कुकरैल ढूंढने नहीं मिलेगी, सबके ऊपर मकान बन गए। तो ये जो बहुत सारी, लेकिन आप मकान बना लीजिए, लेकिन आप पानी बहना तो नहीं रोक पाओगे। पानी तो बरस के उस रास्ते पे आएगा ही, जो बार बार डैमेज करता है और जो आसपास में बहुत सारा इंक्रोचमेंट हो जाता है मकानों का, जिनकी वजह से ये एक सेकंड टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जिस तरह की भी हम लोग कर रहे हैं, वहाँ से पैसा मिल रहा है हमको कि आप इसको सफाई के लिए, पानी की प्रॉब्लम, क्योंकि बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये होती है कि पानी ज़्यादा है, और उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पीने का पानी नहीं मिलता है हमको। चारों तरफ पानी है बट स्टिल यू डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि पानी खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है, इतना सारा पानी मिल चुका है। तो ऐसी कुछ बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि हमको वहाँ पे पैसा भी देती हैं, करोड़ों में रुपए देती हैं, अपनी मैन पावर देती हैं, अपनी गाइडलाइंस देती हैं। तो उसकी पूरी बुकलेट भी हमारे पास है जो थी प्रेजेंटेशन की। तो इतनी सारी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको कहने पे हमारे दिमाग में आ रही है वो ये आ रही है कि हम यहाँ लखनऊ में रह के इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और जापान में रह के यूएनओ यूनिवर्सिटी के लोग इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं वहाँ बैठ के कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए। उन्होंने बाकायदा इसका सारा सोल्यूशन दिया हुआ है क्या करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना, क्वेश्चन मार्क यहीं पे लग जाता है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सारी एजेंसीज बड़ी खुश रहती हैं, आप पैसा दे दीजिए और हम लोग मिल बांट के खा पी के उसको ख़त्म कर दें। तो जब तक इस तरह की टेंडेंसीज रहेंगी तब तक इन सब से निपटना बहुत आसान नहीं लगता है। पहले बात तो नेचर से निपटना आसान नहीं है। आप कुछ भी, हम लोग कितना भी एडवांस हो जाएं, नेचर के आगे हम एक तिनके के बराबर हैं, कुछ नहीं है। अगर हम थोड़ा तरीके से काम करें, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की बात करें, तो हम उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, बशर्ते अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, बेईमानी के, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना और बहुत तरह की चीज़ों में नॉर्म्स को वायलेट करना, अगर इन सब चीज़ों को छोड़ें तो एक हद तक हम इस तरह की प्रॉब्लम से भी अपने आप को बचा सकते हैं और इसको काउंटर कर सकते हैं। तो मैं कहता काफ़ी है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे टॉपिक हैं, आप कभी भी कितना भी डिस्कशन कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में।